इक्विलिब्रियम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन किया था कि सिर्फ हमने डिटेल पढ़ी थी कि सिर्फ हम एक रेस्ट पे बॉडी को ही इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, जिसको हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा था, कि अगर बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उस टाइम पे बॉडी इक्विलिब्रियम में कंसीडर की जाएगी और वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही होगी। अगर तो बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे वैसे ही नेट फोर्स ज़ीरो है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की वजह से बॉडी में एक्सिलरेशन ज़ीरो होता है, और जब एक्सिलरेशन ज़ीरो हो तो नेट फोर्स भी ज़ीरो होती है। इस रीज़न की वजह से यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी भी इक्विलिब्रियम में कंसीडर की जा सकती है, जिसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक व्हीकल को देखा था कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, और उसके साथ साथ पैराट्रूपर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आता है उसकी वेलोसिटी को भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी कंसीडर करते हुए उसको कहते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। आज की हमारी डिस्कशन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करता कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कैसे नहीं करता, इसके लिए हम एग्जांपल एक देखेंगे कि ये एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 एंड F2। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स कि नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ साथ ये बॉडी रेस्ट पे भी है। नेट फोर्स भी ज़ीरो है और ये बॉडी रेस्ट पे भी है। इट मीन्स कि ये बॉडी, ये ब्लॉक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ब्लॉक फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं। अगर हम इसी ब्लॉक को लें, यही दो फोर्सेस हैं F1 और F2, सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमने चेंज कर दी है। अब ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही, एक बॉडी के टॉप राइट साइड पे एक्ट कर रही है और दूसरी डाउन लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है, दोनों स्टिल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे नहीं रहेगी, ये बॉडी रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज, ये बॉडी रोटेट कर सकती है। अब ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में नहीं रही। नेट फोर्स भी ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो क्यों है? क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके साथ साथ नेट फोर्स ज़ीरो होने के साथ साथ ये बॉडी रेस्ट पे भी नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉडी रोटेट कर रही है। द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट। इस वजह से हमें ये सिचुएशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक उस बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एक सेकंड कंडीशन लानी पड़ती है, जिसमें हम बॉडी के रोटेशन को भी ज़ीरो कंसीडर करते हैं, या फिर हम उसके टॉर्क को कहेंगे कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेस। द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे स्टिल सेटिस्फाइड है कि नेट फोर्स ज़ीरो है, लेकिन बॉडी रोटेट कर रही है। या यूनिफॉर्म रोटेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब क्या होगा, इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ एक सेकंड कंडीशन की भी डिमांड आती है कि अगर हम इस बॉडी को भी इक्विलिब्रियम में लेके आना चाहें तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन लेके आनी है। दैट इज़ द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। According to this, a body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is zero. अगर इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो है, रिजल्टेंट टॉर्क मीन्स जितने भी टॉर्क हैं उनको ऐड कर लें, उनका सम कर लें, अगर वो रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाता है
तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। स्टिल इन्हीं दो पॉइंट्स से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर टॉर्क हमारा रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो हम इस बॉडी को कंसीडर कर लेंगे ये इक्विलिब्रियम में है कि सम क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। At that time, this body will be in equilibrium according to second condition of equilibrium. First condition of equilibrium के लिए जैसे हमने फार्मूला डिराइव किया था कि sum of all the forces acting on the body is equal to zero, और हमने इसको components की फॉर्म में लिख दिया था बाद में, summation fx is zero and summation fy is zero। इसी तरह हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हैं for the second condition of equilibrium, sum of all the torque acting on the body is zero। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं the counterclockwise torque is equal to the clockwise torque। At that time the body will satisfy the second condition of equilibrium। इसी फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, कुछ इसका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है। क्विक क्विज के क्वेश्चन हैं। अ लेडर लीनिंग एट द वॉल एज शोन इन फिगर 31। ये एक लेडर है जिसको एक वॉल के साथ लीन किया गया, उसके साथ सपोर्ट दे के इसको रखा गया। इज़ इन इक्विलिब्रियम हाउ, क्या ये लेडर जो है इक्विलिब्रियम में है, अगर है तो किस तरह। ये एक लेडर जो है अगर रेस्ट कंडीशन पे है जैसे हमें इस फिगर में नज़र आ रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सम ऑफ जितनी भी इसमें फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं। दैट्स वाई दिस लेडर इज़ इन इक्विलिब्रियम। द वेट ऑफ द लेडर प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका जो वेट है उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। द वॉल पुशेज द लेडर एट इट्स टॉप एंड दस प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ पे जिधर ये वॉल के साथ इसको सपोर्ट दी गई है ये लेडर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। लेडर की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसके वेट की वजह से, और इस वॉल की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। डज द लेडर सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये रोटेट नहीं कर रहा, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सेम है, इसी वजह से ये रेस्ट कंडीशन में भी है। इट मीन्स कि क्लॉकवाइज टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट्स वाई द लेडर इज सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डज द स्पीड ऑफ सीलिंग फैन गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। क्या हमारे सीलिंग फैन की जो स्पीड है वो हर वक्त इंक्रीज ही होती रहती है? नो। जब हम फ़ैन ऑन करते हैं उस टाइम वो रेस्ट से उसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू होती है, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जब हमने उसको रेगुलेटर से एक पॉइंट के ऊपर सेट कर दिया है और जब वो स्पीड पे पहुंच गया उसके बाद फ़ैन की स्पीड कांस्टेंट रहती है, वो इंक्रीज़ नहीं होती। सो एट द स्टार्ट द स्पीड ऑफ फैन गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन इट अचीव्स some specific speed, then the fan moves with the constant speed. Its speed does not increase all the time. Does the fan satisfy second condition for equilibrium when rotating with uniform speed? अगर फैन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है तो क्या वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? यस। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो उस टाइम पे उसके ऊपर नेट टॉर्क ज़ीरो होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाएंगे। देन द फैन विल सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन हमारे इस एग्जांपल 4.6 में दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। एग्जांपल क्या है? अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ वेज। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ टोटल है 1.5 मीटर और इसको एक वेज के ऊपर प्लेस किया गया एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। वो वेज कहाँ पे है? किसी भी एक एंड से उसका जो डिस्टेंस है वेज का वो 0.5 मीटर है। ये वेज इस रॉड के एक एंड से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। मिड पे अगर प्लेस करना होता है तो वो 0.75 मीटर पे प्लेस किया रहा था, लेकिन हमने कहाँ पे प्लेस किया है? 0.5 मीटर पे।
A force of 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज। इस रॉड के एक एंड पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है जो एंड वेज के नियर है, वेज के करीब है। तो वेज के करीब जो एंड है वो हमारा ये पॉइंट ए है, इस पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है। टू कीप इट हॉरिजॉन्टल, जब हमने इस वेज को, इस रॉड को इस वेज के ऊपर 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया तो उस टाइम पे ये ब्लॉक, ये रॉड जो है अनबैलेंस हो चुका था। अगर तो हम इसको 0.75 मीटर पे प्लेस करते तो फिर तो ये सेंटर में, हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसको प्लेस कर रहे होते तो ये रॉड बैलेंस कंडीशन में होता, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता। लेकिन हमने इसको साइड पे रखा है वेज को, तो ये रॉड बैलेंस कंडीशन में नहीं रहा था, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में नहीं रहा था। हमने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है तो ये बैलेंस कंडीशन में आया है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड्स नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल। उसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हमने 100 न्यूटन की फोर्स उसके करीब वाले एंड पे अप्लाई की है। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस रॉड का वेट फाइंड आउट करना है और वेज का रिएक्शन फाइंड आउट करना है। वेज का कौन सा रिएक्शन है, जब ये रॉड इस वेज के ऊपर प्लेस किया गया तो इस रॉड का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, उसका इफेक्ट इस वेज के ऊपर आ रहा था। तो हम उस वेट को एक्शन अगर कंसीडर करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेज भी रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हमारा ये जो रॉड है इसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ पे लिखा गया। जब यूनिफॉर्म रॉड हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होता है, जो उसका सेंटर एक्सिस है उसके मिड पॉइंट पे होता है। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जी से शो किया गया इस रॉड का, जो मिड पॉइंट पे है 0.75 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। यहाँ पे एक वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया जो इस रॉड का वेट है। इस वेट की वजह से, क्योंकि ये रॉड इस वेज के ऊपर प्लेस किया गया, इस वेज के ऊपर रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन वेज के ऊपर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दी है, ऑपोजिट टू द वेट, और उसको रिप्रेजेंट किया है सिंबल आर से। एक फोर्स हमारी 100 न्यूटन की है, उसका अगर ये रॉड रोटेट करे, पहले इस पॉइंट को आप समझ लें कि अगर ये रॉड रोटेट करे तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, जिस पॉइंट पे इसको सपोर्ट मिली हुई है। तो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ तक के हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड द मोमेंट आर्म। तो हर फोर्स का मोमेंट आर्म हमने यहाँ पे लिखना है। जो 100 न्यूटन की फोर्स थी उसके लिए मोमेंट आर्म कितना है, वेज तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ 0.5 मीटर। हमारी एक और फोर्स है वेट, जो अभी हमें फाइंड आउट करनी है कि वो वेट कितना है, लेकिन हम उसका मोमेंट आर्म फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें टोटल लेंथ पता है। हमें इस चीज़ का भी पता है कि वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ रॉड से अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जाएं टू फाइंड द मोमेंट आर्म, तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक 0.75 मीटर, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। उसमें से हम 0.5 का पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो आंसर बचता है दैट इज़ 0.25 मीटर। इट मीन्स कि वेट के लिए जो वेट फोर्स है उसके लिए मोमेंट आर्म 0.25 मीटर है और 100 न्यूटन की जो फोर्स है इसके लिए मोमेंट आर्म 0.5 मीटर है। Now we will write the given data. The given force F is equal to 100 न्यूटन और वेज प्लेस किया गया है 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे। हमने ये पॉइंट्स शो किए हैं, O पॉइंट शो किया है जो जिस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, A पॉइंट है जिसमें हमारी फोर्स एक्ट कर रही है F 100 न्यूटन की, और B इसका दूसरा एंड है रॉड का, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हमने जो डिस्टेंसेस लिखने हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक मींस मोमेंट आर्म, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं OA इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर और सेकंड फोर्स तक का अगर हम डिस्टेंस लिखें, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है वी कैन राइट इट एज OG इज़ इक्वल टू O
ए जी माइनस ओ ए जी जो हमारा टोटल हाफ डिस्टेंस है उसमें से हम ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दें, वी कैन गेट ओ जी. सो ओ जी will be equal to 0.25 meter. Now we have to find the weight of the rod and the reaction force, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने इस फिगर पे. यहाँ पर ये बॉडी रोटेट कर सकती है, द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट, लेकिन लिखा हुआ है टू कीप इट हॉरिजॉन्टल. ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, ये बॉडी रोटेट भी कर सकती है. अगर ये रोटेट करेगी तो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करेगी जो इसका वेज पे है. तो हम अगर कोई बॉडी रोटेट कर सकती हो तो वहाँ पे हम टॉर्क का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो टू फाइंड द वेट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे. द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज़ इक्वल टू 0. टॉर्क जितनी भी फोर्सेस हैं उसकी वजह से उतने टॉर्क प्रोड्यूस होंगे. जैसे ये एक फोर्स 100 न्यूटन की है, इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा काउंटर क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी. और जो वेट फोर्स है इसकी वजह से अगर ये रॉड रोटेट करेगा तो ऐसे आएगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा. और ये जो रिएक्शन फोर्स है इसकी वजह से भी टॉर्क शायद प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन हम देखेंगे कि इस रिएक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन ये एक फोर्स है इसलिए हम इस फोर्स को लिखेंगे. टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, एज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म. यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, उन तीन फोर्सेस को उनके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें. वी हैव द फर्स्ट फोर्स एफ मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म दैट इज ओ ए. अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लें तो हमारा जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. माइनस दूसरी फोर्स हमारी वेट है और इसकी मोमेंट आर्म है मल्टीप्लाई बाय ओ जी. और ये हमारे पास एक थर्ड फोर्स है आर. इसके साथ हम प्लस लिखें या माइनस लिखें इसका इफ़ेक्ट अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका इफ़ेक्ट कोई नहीं आएगा. आर को मल्टीप्लाई करना है उसके मोमेंट आर्म से. आर की मोमेंट आर्म क्या है, आर का ये आर फोर्स है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 0. एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही ये फोर्स एक्ट कर रही है, सो इसकी मोमेंट आर्म 0 है. वी कैन राइट इट एज आर मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0. मैंने इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं कि हमारे पास तीन टॉर्क हैं, एक फोर्स F की वजह से, दूसरी फोर्स वेट की वजह से, दोनों ऑपोजिट हैं तो इसलिए इनका साइन भी ऑपोजिट है, और तीसरा टॉर्क इस रिएक्शन की वजह से आ सकता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट कोई नहीं है क्योंकि मोमेंट आर्म ही 0 है. अब हम इसके साथ प्लस साइन लिख दें या माइनस साइन लिख दें तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही रहता है. इसका मतलब ये है कि इस फोर्स का टॉर्क प्रोड्यूस कराने में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इसका रिज़ल्ट 0 आएगा. तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस करा सकती हैं. तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें. ये वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं. W मल्टीप्लाई बाय ओ जी इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय ओ ए. वी हैव टू फाइंड W और बाकी तमाम क्वांटिटीज़ हमें पता हैं. F मल्टीप्लाई बाय ओ ए डिवाइडेड बाय ओ जी. F is 100 Newton and OA is 0.5 meter divided by OG. OG is 0.25. 100 multiplied by 0.5 is 50. 50 divided by 0.25, it is 200. So the weight of this uniform rod is 200 Newton.
ये हमने इस रॉड का वेट फाइंड आउट कर लिया। सेकंड हमने क्या फाइंड करना था, रिएक्शन फोर्स। हमने एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करते हुए इस ब्लॉक का, इस रॉड का वेट फाइंड आउट किया। अब हमने रिएक्शन फोर्स जब फाइंड आउट करनी है तो हम इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। मैं इधर इसके राइट साइड पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। According to first condition of equilibrium, sum of all the forces acting on the body should be equal to 0। यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में है हम उसको पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड है हम उसको नेगेटिव लेंगे। The upward force is reaction R, it is positive, minus the downward force F minus the second downward force weight, it is equal to 0। we have to find R, so R will be equal to F plus W, which is equal to 100 plus 200, ये भी हमने find out किया है। so the reaction force will be equal to 300 Newton। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हुए हमने इस रॉड का वेट फाइंड आउट किया है और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हुए ये रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट कर ली है। ये वेज 300 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है इस रॉड के ऊपर। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8 है। Two blocks of masses 5 kg and 3 kg, दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का और एक 3 kg का, are suspended by the two strings as shown। जिस तरह फिगर में दिखाया गया है इसी तरीके से ये दो ब्लॉक सस्पेंड किए गए दो स्ट्रिंग्स के साथ। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब ये ब्लॉक अगर सस्पेंड हुए हुए, हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। जब ये ब्लॉक सस्पेंडेड हैं, ये मूव नहीं कर रहे, ये रेस्ट कंडीशन में, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स कि हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक एक फर्स्ट ब्लॉक भी 5 kg वाला भी रेस्ट पे है, 3 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो दोनों के ऊपर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्लॉक को मैं नंबर 1 देता हूँ और इस ब्लॉक को नंबर 2 देता हूँ। So the mass of first block is M1 is equal to 5 kg and M2 is equal to 3 kg। और हमें कोई और डेटा गिवन नहीं है, but we have to find the tension in the string। टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। इस स्ट्रिंग की एक टेंशन होगी, उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये स्ट्रिंग में टेंशन है, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दो स्ट्रिंग्स हैं, इसका मतलब है कि इनकी टेंशन भी डिफरेंट हो सकती है। अभी हम ये नहीं कह सकते टेंशन सेम है या नहीं। अगर तो एक ही स्ट्रिंग होती तो फिर तो टेंशन ऑब्वियसली सेम होनी थी। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं तो ये टेंशन डिफरेंट हो सकती है। टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों ली है? क्योंकि इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका वेट W2 है, तो इसके रिएक्शन में जो टेंशन आनी है स्ट्रिंग में वो अपवर्ड होगी। ये जो ब्लॉक मैस 1 है, इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज़ W1, जिसके रिएक्शन में ऑपोजिट फोर्स आएगी इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, दैट इज़ T1। दैट्स वाई कि मैंने इस टेंशन को पहले ही अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया। एज वी नो द ओनली वन फार्मूला फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ 0। ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हम सेपरेट ये फार्मूला लगाएंगे। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, वी कैन राइट इट एज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास वाई में फोर्सेस हैं तो हम समेशन एफ वाई भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट समेशन एफ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही हमारे पास एक ही है। तो मैं फर्स्ट ब्लॉक को, बल्कि फर्स्ट से पहले सेकंड ब्लॉक को सॉल्व करें, दैट वुड बी इजियर। सेकंड ब्लॉक के ऊपर मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर अप्लाई करूं,
सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इस ब्लॉक पे ज़ीरो लिखनी है। तो इस ब्लॉक पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? दो फोर्सेस हैं, एक है उसका वेट W2 डाउनवर्ड, एक है टेंशन T2 अपवर्ड। सेकंड ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W, इसको बल्कि आप अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लें, सो T2 माइनस W2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सेकंड ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस ही दो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। वी हैव टू फाइंड T2. T2 will be equal to W2, and as we know that W is equal to mg, so m will be here 2 m2g, so T2 will be m2g. By putting values we will get m2 is 3 kg multiplied by g is gravitational acceleration, we use it as 10, so T2 is equal to 30 Newton. सेकेंड ब्लॉक के वेट की वजह से जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T2, इट इज़ 30 न्यूटन। अब फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर ही इसी तरीके से हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक पे जो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन T1 है और दूसरी उसका वेट है। अभी इस फोर्सेस लिखने से पहले एक चीज़ देख लें कि इस स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच है, यानी कि इस स्ट्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक का इफ़ेक्ट आ रहा है, एक ब्लॉक हमने स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रिंग को लें तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जिसमें जो स्ट्रिंग 1 है उसने दो ब्लॉक्स को हैंग करके रखा हुआ है, सस्पेंड करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस टेंशन में जो टेंशन है उसमें दो ब्लॉक्स का इफेक्ट आ रहा है, मैस 1 का भी आ रहा है, उसके साथ साथ मैस 2 का भी आ रहा है। तो अब हमने अगर इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स लिखनी है तो एक अपवर्ड फोर्स है T1 जो किस वजह से आई है, इस ब्लॉक के अपने वेट की वजह से W1, और इस वेट की वजह से भी इसका भी जो इफ़ेक्ट है वो हमारे टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। तो इस T1 के ऑपोजिट कितनी फोर्सेस होंगी? दो फोर्सेस, W1 एंड W2। सो बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन ब्लॉक 1 वी विल राइट इट एज T1 माइनस W1 माइनस W2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सी चीज़ ज़हन में रखें कि इस स्ट्रिंग के साथ जो सेकंड स्ट्रिंग है एक ही ब्लॉक हैंग है, तो एक ही ब्लॉक का इफेक्ट इसमें आएगा कि टेंशन इस एक ब्लॉक की वजह से स्ट्रिंग में आएगी। जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 है उसके साथ उसमें इस ब्लॉक का भी इफेक्ट आएगा, उसके साथ साथ 3 kg वाले ब्लॉक का भी इफेक्ट आएगा। सो टेंशन विल बी इक्वल टू दिस वेट प्लस दिस वेट, बोथ वेट्स। So we can write it as T1 will be equal to W1 plus W2। again यूज़ करें वेट का फॉर्मूला M1G plus M2G। by putting values M1 is 5 into 10 plus 3 into 10, so T1 will be equal to 80 न्यूटन। स्ट्रिंग 1 में टेंशन वैसे ही ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उसके ऊपर दो ब्लॉक्स का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन ही यूज़ करते हुए इन दोनों ब्लॉक्स में टेंशन फाइंड आउट कर ली है, लेकिन दोनों ब्लॉक पे हमने सेपरेट कंडीशन अलग अलग जो है अप्लाई की है। पहले इस ब्लॉक के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ किया, उसके बाद अपने ब्लॉक 1 के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ किया। Exercise question number 4.8 is why there is a need of second condition for equilibrium if a body satisfies first condition for equilibrium। अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर सेकंड कंडीशन की क्या ज़रूरत थी? वो हमें उसका आंसर यहाँ की एक्सप्लेनेशन में मिलता है कि सेकंड कंडीशन की ज़रूरत तब भी पड़ी है क्योंकि बॉडी रोटेट कर सकती थी। एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए भी रोटेट कर सकती है, दैट्स वाई वी नीड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर जो है हमारा एक कंप्लीट टॉपिक बनेगा
जिसमें हम सेकंड कंडीशन को डिफाइन भी कर देंगे और एंड पे उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे।